स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि NCERT सॉल्यूशन पर आधारित है और इसमें नोट्स भी दिए गए हैं। तो आओ चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अम्ल एसिड के बारे में चर्चा करते हैं। अम्ल स्वाद में हमारे खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। जब हम नीले लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो कैसा रंग हो जाएगा? उसका लाल रंग हो जाएगा। और जब जलीय विलयन में इसको डालेंगे अम्ल को, तो क्या OH+ आयन देंगे। जब हम अम्ल में जलीय विलयन में अम्ल को डालते हैं तो H+ आयन देते हैं। और इसके कुछ उदाहरण जो कि इस प्रकार हैं, जैसे HCl, दूसरा H2SO4, ये हमारे अम्ल के उदाहरण हैं। CH3, COOH और साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ये नींबू में पाया जाता है और जो कि इस प्रकार इधर साइड में दिया गया है। इसमें नींबू में देखो नीले लिटमस पेपर दिया गया है, जितना कि नींबू से संपर्क में है उसका रंग कैसा हो गया है? उसका रंग लाल हो गया है, और जो नहीं है संपर्क में वो हमारा नीला है। आओ इसके बाद हम बात करते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। इसमें अम्ल की मात्रा जो अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। फिर इसके बाद तनु अम्ल की बात करते हैं, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है। इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार सांद्र अम्ल और तनु अम्ल दोनों में ये निम्न अंतर होते हैं। फिर इसके बाद क्षार पर चर्चा करते हैं। क्षार हमारे कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। जब हम क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका रंग नीले रंग में बदल जाएगा। फिर ये जो हमारा क्षार होता है, क्षार को जलीय विलयन में जब डालते हैं तो कैसा हो जाता है? OH- आयन प्रदान करता है। और क्षारक OH- आयन देते हैं। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं: NaOH, दूसरा KOH, NH4OH। और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे साबुन दिखाया गया है, जिसमें NaOH की मात्रा होती है। और इसमें देखो जो लाल लिटमस पेपर इस पे साबुन के संपर्क में जितना है उसका रंग कैसा हो गया है? नीला हो गया है, और बाकी जो संपर्क में नहीं वो लाल रंग का है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा उदाहरण है NaOH, जो कि साबुन में पाया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्षारक और क्षार में। एक ही है या फिर अलग अलग है? दोनों अलग अलग हैं। क्षार और क्षारक में अंतर है। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। जो हमारे क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, और जो घुलनशील नहीं होते हैं या फिर कम होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। जैसे हमारा NaOH है, जो कि साबुन में पाया जाता है, वो जल में घुलनशील है, जिसे हम क्षार कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है या फिर क्षार है? तो इनको टच करके या फिर हाथ से स्पर्श करके हम इसको चख के या स्पर्श करके नहीं हम इनको चेक कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, क्योंकि ये अधिक ज्वलनशील होते हैं, जिससे क्या हो सकता है? हमारे अंग
जल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए एक सूचक आता है। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। अम्ल क्षार क्या होते हैं कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं और इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय रंग में दूसरी गंध या रंग होगा और क्षारीय रंग में कुछ अलग रंग और या गंध होगा, जिससे हम पहचान लेंगे कि यह अम्लीय है या फिर क्षारीय है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्राकृतिक सूचक, और दूसरा है हमारा कृत्रिम सूचक, और फिर कृत्रिम सूचक को ही हम संश्लेषित सूचक कहते हैं, और तीसरा है गंधीय सूचक। ये हमारे तीनों सूचक हो गए जो कि हमारा उसमें रंग बताते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। सूचक पहला क्या है हमारा? प्राकृतिक सूचक है। वही सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। पौधों से हमारे प्राप्त होते हैं सूचक, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक। उनके उदाहरण हैं जैसे लिटमस हो गया और एक हल्दी हो गई, ये हमारे पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इनका अम्ल में क्या प्रभाव पड़ता है और क्षारक में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आओ हम बात करते हैं। लिटमस जो होता है अम्ल में, उसका रंग लाल हो जाता है, नीला डालेंगे तो लाल हो जाएगा। और फिर क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और अगर अम्ल में हम लाल डालें तो उसका रंग लाल ही रहेगा, और नीला डालेंगे तो लाल हो जाएगा। और क्षारक में लाल को डालने से नीला हो जाता है, और हल्दी जो है ये अम्ल में पीली हो जाती है, तो उसका सामान्यतः रंग पीला ही होता है। तो इसमें क्या है, अम्ल में हल्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हल्दी वैसे ही रहती है। और जब क्षार में हल्दी को डालते हैं तो कैसी हो जाती है? लाल रंग की हो जाती है। तो हल्दी का हमारा क्षारक में रंग परिवर्तन होता है और इसमें अम्ल में नहीं रहता, जैसा होता है वैसा ही रहता है, क्षारक में लाल हो जाता है फिर हल्दी का, और अम्ल में नहीं चेंज होता है। फिर आगे बात करते हैं सूचक नंबर 2। ये दूसरा कौन सा है? कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। इसे हम कैसे पहचानेंगे? वही सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। कृत्रिम सूचक हमारे रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक, उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। या संश्लेषित मतलब बनाए हुए सूचक। इनके उदाहरण क्या है? फिनाइलफिथेलिन, और दूसरा क्या है? मेथिल ऑरेंज है। तो इनका जो है तो क्षारक में और अम्ल में इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जो मेथिल ऑरेंज है, फिनाइलफिथेलिन है, तो इसका अम्ल में क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला ये ऐसा कलर हो जाएगा, और हाँ ये ऐसा रंग हो जाएगा, और उसका क्षार में कैसा हो जाएगा? गुलाबी रंग का ऐसा हो जाएगा, ऊपर ये गुलाबी रंग का हो जाएगा फिनाइलफिथेलिन का। और फिर मेथिल ऑरेंज का अम्ल में कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का अम्ल में कलर हमारा चेंज हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, और क्षारक में क्या हो जाएगा? ये पीले रंग का हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का क्षारक में हमारा पीला रंग हो जाएगा, और अम्ल में लाल रंग होगा। फिर आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पर, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। मतलब जिन पदार्थों की गंध अम्लीय माध्यम में दूसरी और क्षारक माध्यम में दूसरी हो जाती है, दोनों में बदल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहा जाता है। गंधीय मतलब गंध के द्वारा। उदाहरण प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल,
ये हमारे 3 उदाहरण हो गए हैं। प्याज का रंग है, अम्ल में डालेंगे तो इसमें तीक्ष्ण गंध आएगी। प्याज का रस अगर अम्ल में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध आएगी। और इसी को जब हम क्षारक में डालेंगे तो इसमें कोई भी गंध नहीं आएगी। क्षारक में कोई गंध नहीं आएगी, वैसा ही रहेगा। फिर अगला हम वेनिला को लेते हैं। वेनिला क्या होता है, इसका अम्ल में रंग वही रहता है, समान रहता है, कुछ भी नहीं चेंज होता है, सेम वैसा ही रहेगा। और क्षारक में क्या होता है हमारा, कोई गंध नहीं आएगी। वेनिला का अम्ल में जैसी गंध आती होगी, जितनी आती होगी उतनी ही गंध आएगी, वैसी ही गंध आएगी, समान रूप से रहेगी। और क्षारक में सभी गंध चली जाएगी, उसमें कोई भी गंध नहीं आएगी। लौंग का तेल अम्ल में इसकी भी समान गंध रहेगी, वैसे ही गंध आएगी। और क्षारक में कोई गंध नहीं आएगी, इसमें भी गंध चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण जो कि इस प्रकार कुछ दिए गए हैं। धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। जो अम्ल व क्षार हैं उनको धातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, आओ हम देखते हैं। इसमें जो हमारे धातु हो गई वो कौन कौन सी हो गई, Fe हो गई, और के होगी, पोटेशियम हो गई, जिंक हो गई और सोडियम हो गई। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे धातु हैं। अब आओ हम अम्ल के साथ देखते हैं और क्षार के साथ देखते हैं इनकी अभिक्रिया करा के। तो यहाँ पे देखो अम्ल के साथ जब कराएंगे धातु की क्रिया तो क्या हो जाएगा, हमारा लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब हम अम्ल को धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे हमारा अम्ल क्या हो गया, HCl एक हमारा अम्ल हो गया, और धातु कौन सी हो गई, Zn हो गई। Zn और HCl को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, लवण बनेगा, ZnCl2 लवण बनेगा। और इसके बाद हमारी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी धातु के साथ जब हम क्रिया कराएंगे। फिर इसके बाद में या फिर इसमें यहाँ धातु की जगह पे कोई भी हो सकता है, Zn की जगह पे Na भी हो सकता है, और K भी हो सकता है, और Fe भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम क्षारक के साथ देखते हैं। जब क्षारक के साथ धातु को मिलाते हैं तो क्या होता है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसमें सेम वैसे ही होता है, कुछ भी नहीं चेंज है। देखो क्षारक हमारा क्या है, NaOH है, लवण इसमें भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी इसमें। NaOH हमारा क्षारक हो गया और धातु हमारी Zn हो गई। जब हम NaOH को Zn के साथ मिलाएंगे तो हमारा लवण क्या बनेगा, Na2 बनेगा, Na2ZnO3O2, Na2ZnO2 का निर्माण होगा और क्या बनेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे अम्ल के साथ कराते थे तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती थी, और इसमें भी हमारा क्षार के साथ जब कराएंगे तो इसमें भी हमारे हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर आगे देखते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, कि हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसका परीक्षण करेंगे कैसे निकलती है। इसको देखो हम कैसे, हाइड्रोजन गैस से नहीं परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब इसमें देखो, जब इसके मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप इसमें कैसे धुएं निकलते हैं, पाप की जैसे। अब देखो ये हमारा उपकरण है, इसमें क्या है, इसमें HCl मिलाया गया है और प्लस Zn मिलाया गया है, इसमें मिलाया गया है परख नली में। फिर इसके बाद में जो ये पानी लिक्विड में साबुन का पानी इसमें जो भरा है, इसमें हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ से जब पानी से निकलेगी तो कैसे निकलेगी, बुलबुले के रूप में निकलेगी।
बुलबुले के रूप में निकलेगी। तब इसके संपर्क में जब हम कोई मोमबत्ती लाते हैं तो उसमें कैसी आवाज निकलती है? पॉप की आवाज निकलती है। ऐसे हम इसका परीक्षण करेंगे कि हाइड्रोजन गैस हमारी निकलती है इसमें, साबुन के पानी से बुलबुले के रूप में निकलेगी। फिर आगे देखते हैं, अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है? इसमें अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ देख, अम्ल धातु कार्बोनेट क्या हो गया? Na2CO3 हो गया। Na2CO3 हमारा क्या हो गया? कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट इसको हम कहते हैं। अब इसकी हम अम्ल या क्षार के साथ क्रिया कराएंगे। और फिर एक होता है हमारा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का हमारा फार्मूला होता है Na2NaHCO3। इसका हमारा बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। अब देखते हैं पहले अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या होगा? जब हम इसमें अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल बनेगा हमारा। अम्ल हमारा क्या हो गया? यहाँ पे अम्ल HCl हो गया और धातु कार्बोनेट हमारा क्या हो गया? Na2CO3। Na2CO3 हमारा धातु कार्बोनेट हो गया। फिर इसमें इनको जब आपस में हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? इनको आपस में मिलाएंगे तब NaCl बनेगा जो कि लवण है हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। फिर अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या होता है? बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। तो इसमें अम्ल धातु कार्बोनेट मिलाएंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल बनेगा। इसमें भी वही होगा। अब देखो, हाँ, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल हमारा क्या है? HCl हो गया, वही हो गया। और यहाँ धातु कार्बोनेट की जगह धातु बाइकार्बोनेट हो गया, NaHCO3 हो गया। इनको जब आपस में मिलाएंगे तो लवण बनेगा, NaCl बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और हमारा जल बनेगा। और अब आगे देखते हैं कि ये तो रही हमारी अम्ल के साथ क्रिया। अम्ल के साथ क्रिया होने पर धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्षार के साथ लेकिन जब क्षारक धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया इसके साथ कभी भी नहीं हो सकती, नहीं कराई जा सकती है, इनके साथ नहीं हो सकती है। केवल अम्ल के साथ में इनकी क्रिया हो सकती है, लेकिन क्षारक के साथ में धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया इनकी नहीं कराई जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें अम्ल के साथ क्रिया होगी तो क्या होगा? लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। लेकिन जब हम क्षारक के साथ कराएंगे तो उसकी अभिक्रिया हमारी नहीं हो सकती है। फिर आगे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दुधिया हो जाता है। जब इसके कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? दुधिया हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता है। जैसे यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइड, CaOH का होल ट्वाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है हमारा? CaOH क्या है? चूने का पानी है हमारा, मतलब
बुझा हुआ चूना चूने का पानी है। इस चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो CaO3 बनेगा, CO3 बनेगा और हमारा जल बनेगा, जल बनेगा। CaCO3 प्लस H2O जल बनेगा। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, अगर इसमें हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो हमारा क्या होगा? जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो हमारा CaCO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? CaHCO3 का होल राइज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट उत्पाद बना था, उत्पाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? CaHCO3 का होल राइज बनेगा। CaHCO3 का होल राइज CaCO3 प्लस H2O बनेगा। और जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? इसको जैसे एक लैब में हम, हाँ, इसको जब लैब में भरते हैं तो हमारा ये जो ठोस के रूप में तली में हमारा ये रह जाता है। इसको क्या कहते हैं? CaHCO3 का होल राइज। ये हमारा तली में रह जाता है, जम जाता है। और यहाँ पे परख नली में इसमें जो ये लंबी वाली रॉड है इसको हिलाने के लिए, इसको क्या हम हिलाने के लिए इसमें हाँ इससे हिलाते हैं। फिर इसमें क्या मिला होता है? HCl तथा Na2CO3 को मिलाते हैं और ये जो गैस निकलने के लिए पानी का चूने का पानी इसमें निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और ये छड़ जो है इसमें हिलाने के लिए है। ताकि हमारा जमने ना पाए। फिर आगे हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? अम्ल और क्षार मिलने पर लवण बनता है और प्लस जल बनता है, जो कि इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे अम्ल हमारा क्या हो गया? अम्ल हमारा HCl हो गया और क्षारक हमारा क्या हो गया? NaOH हो गया। NaOH हमारा क्षारक हो गया। जब इनको मिलाएंगे तो हमारा लवण बनेगा और जल बनेगा। लवण हमारा NaCl बनेगा और जल H2O बनेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें HCl अम्ल है, NaOH क्षारक है, लवण हमारा NaClH2O है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल व क्षारक पारस्परिक अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हुए इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें अम्ल क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो दोनों के जो प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इन दोनों के प्रभाव समाप्त होने पर एक लवण बनेगा और जल का निर्माण करेंगे। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
फिर आगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल के साथ में धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट उत्पाद क्या बनेगा। धात्विक ऑक्साइड कौन कौन से होंगे, जैसे हमारा CuO, MgO, ये हमारे क्या हो गए, धात्विक ऑक्साइड हो गए। जो धात्विक ऑक्साइडों को अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। धात्विक ऑक्साइड क्या है, क्षारक है, और अम्ल क्या है हमारा, HCl हो गया अम्ल हमारा। जब इनकी क्रिया आपस में कराते हैं तो क्या बनेगा हमारा, लवण बनेगा, CuCl बनेगा प्लस जल बनेगा। उसमें क्या हो, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। इसमें जो कॉपर क्लोराइड बनेगी, लवण जो हमारा बनेगा, CuCl का निर्माण हो रहा है, इससे क्या होगा, विलयन का रंग हमारा जो है वो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। फिर क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया करेंगे तो क्या होता है, जब क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया करेंगे। अधात्विक ऑक्साइड कौन सी हो गई, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अधात्विक ऑक्साइड हमारे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गई। और अधात्विक ऑक्साइड हमारे क्या हो गए, अम्ल हो गए। क्षारक क्या है हमारे, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारे क्षारक हो गए। और धात्विक ऑक्साइड हमारे अम्ल हो गए। इनको जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अम्ल लवण बनेगा और जल बनेगा। NaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्षारक है। क्षारक को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल के साथ मिलाएंगे तो हमारा CaCO का CO3 प्लस H2O बनेगा। धात्विक ऑक्साइड अम्ल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CaCO का CO3, ये लवण है हमारा, CaCO3 लवण है, H2O हमारा जल है। फिर आगे जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, जो अम्ल होते हैं ना, तो ये कैसे होते हैं, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक की प्रकृति कैसी होती है, ये देखते हैं। अम्ल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है, मतलब आयन जो है वो धन आयन उत्पन्न करते हैं। और हमारा जो H+ आयन है, H3O+ हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम जब जल के साथ में, जल की उपस्थिति में अम्ल का अम्ल आयन उत्पन्न करना, मतलब इसमें है H+ आयन जल में होते हैं। तो यहाँ पे देखो H+ आयन को जल के साथ में जब हम मिलाएंगे, H2O के साथ में क्रिया होगी तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, H3O+ का हमारा निर्माण होगा। ऐसे ही जब हम HCl प्लस H2O को आपस में मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इनको मिलाने पर H3O+ आयन और प्लस क्लोरीन माइनस आयन, ये हमारे आयनों में टूट जाएंगे।
Cl माइनस आयन हो जाएगा और H3 प्लस आयन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। इसमें अम्ल क्षारक जलीय विलयन में क्षारक जो है जल की उपस्थिति में OH माइनस आयन देते हैं, अम्ल क्या थे H प्लस आयन देते थे और ये हमारे OH माइनस आयन देते हैं। क्षारक हमारा क्या हो गया NaOH हो गया जल में, तो क्या हो जाएगा H प्लस आयन और प्लस OH माइनस आयन, ये हमारे अलग अलग आयनों में टूट गए हैं जल में मिलाने पर। H प्लस OH माइनस आयन Na प्लस। जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां। जब हम अम्ल को जल में जल के साथ में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो हम कैसे मिलाना चाहिए हमें, इसके लिए सावधानियां हैं। हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। जब हम अम्ल व क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमारा एक कोई बर्तन है तो इसमें हम क्या करेंगे, जल भरा है और बाहर क्या है अम्ल है, क्षारक है, तो सदैव हम जल में अम्ल को मिलाते हैं न कि जल को अम्ल में मिलाते हैं। और जब भी हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो बर्तन को सदैव हिलाते रहते हैं। इसलिए हिलाते रहते हैं कि जो हमारा अम्ल है जल में पूर्ण रूप से मिल जाए। ऐसा न होने पर जो है उससे छींटे निकलेंगे जो हमें हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो उसको हिलाते रहते हैं। और हाँ, जब जल को इसमें भरा है, बर्तन में अम्ल भरा है और जल को मिलाएंगे तो हमारा नियम गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जल में सदैव अम्ल को मिलाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत उष्माक्षेपी होती है, इसीलिए कांच का पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए जैसा कि बताए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील होता है, उष्माक्षेपी, इसमें उष्मा निकलती है जिससे कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है और हमें हमारी त्वचा नष्ट हो सकती है। इसलिए हमको हिलाते रहना चाहिए और सदैव जल में ही अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को मिलाएं। फिर अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। अम्ल व क्षारक की प्रबलता क्या होती है, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। हमारा जो अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम कैसे पहचानें कि कौन सा अम्ल अधिक अम्लीय है या कम क्षारीय है, कैसे क्या हम पहचानेंगे उनकी प्रबलता के अनुसार। सामान्यतः ऐसा तो हम जान जाते हैं कि अम्ल है या क्षार है, लेकिन उसकी प्रबलता कैसी है, जो आयनों की सांद्रता है ना, सांद्रता पर प्रबलता निर्भर करती है, उनकी आयनों की सांद्रता कम है या अधिक है, ये हम एक स्केल के द्वारा हम जानेंगे। जैसा कि अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। H प्लस आयन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा और OH माइनस की आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसका जो पैमाना है स्केल के रूप में यहाँ पे हमारा दिया गया है, इसमें एक कितना होता है 14, 0 से लेकर 14 अंकों तक इस पे अंकित होते हैं। यहाँ अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह कैसा होता है, सार्वत्रिक सूचक। यहाँ इसे पीएच, सार्वत्रिक सूचक को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, पीएच पात्र। एक ऐसा है हमारा पीएच मान इस पे अंकित होते हैं। इस पे जहाँ सार्वत्रिक सूचक, जहाँ अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, जहाँ सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। इनकी जो सांद्रता है उनके रंगों के अनुसार
निर्भर करती है। जैसे जो हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो जो लाल वाला दिया गया है इधर ना, H प्लस आयन वाला इधर दिया गया है, ये हमारा कैसा है, ये अम्लीय होता है। कहाँ तक होता है, 7 pH मान 7 के पहले तक ये हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। और यहाँ से 0, जितना ही लाल है उतने ही इसकी सांद्रता अधिक है, जितना कम होता जा रहा है उसकी सांद्रता कम होती जा रही है। और जो नीला हमारा दिया है, इसको जब क्षार में लिटमस पेपर को डालते हैं लाल वाले, तो क्या होता है, वो नीला हो जाता है, जिससे हमारा इधर क्या दिख रहा है, नीला। ये हमारा क्या हो गया, ये क्षारक हो गया, नीला वाला हमारा क्षारक हो गया। और ये जो 7 पे होता है हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है। पीएच स्केल देखो यहाँ पे विस्तार से दिया गया। और हाँ, ये भी होता है कि जब हमारा अम्ल होता है तो अम्ल में हमारे कुछ क्षार की उपस्थिति होती है, क्षार की मात्रा होती है। और वैसे ही क्षार में भी हमारे कुछ मात्रा अम्ल की होती है, जैसा कि स्केल में दिखाया गया है। 7 से ऊपर क्षारक होते हैं और 7 से पहले हमारे अम्ल होते हैं। और इसमें अम्लों की मात्रा 7 से 0 की तरफ प्रबलता इनकी बढ़ती जाती है। और वैसे ही क्षार की होती है, जो कि लवण के बाद से इधर हमारी मात्रा इसकी क्षारीय प्रबलता बढ़ती जाती है। और जो 7 पे हमारा होता है कैसा होता है, लवण प्राप्त होता है। 7 पे हमारा लवण प्राप्त होता है। जैसे कि अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। वैसे ही यहाँ 7 पे ये उदासीन होता है, तो यहाँ पे ना अम्लीय होता है और ना हमारा क्षारीय होता है, एक ऐसा होता है, लवण होता है। और जितना ही इधर 14 नंबर पे हमारा प्रबल क्षारक हो गया, उधर 0 नंबर पे हमारा कैसा हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। और 7 पे हमारा लवण हो गया, ना अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा। जैसे हम इधर 14 के नजदीक जाते जाएंगे उधर प्रबल क्षारक होता जाएगा, और यहाँ लवण से इधर हम 0 की तरफ जितना ही जाते जाएंगे उतना हमारा प्रबल अम्ल होता जाएगा। और अम्ल में भी मात्रा इसकी पाई जाती है क्षार की, और क्षार में भी अम्ल की मात्रा कुछ कुछ पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पीएच मान 7। पीएच मान जो 7 होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा उदासीन होता है। स्केल के कुछ बिंदु दिए गए हैं, और जैसे और यहाँ पे हाँ, जो उदासीन लवण हमारा होता है कैसा होता है, जल होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। पीएच मान जब 7 से हमारा छोटा होता है तो कैसा होता है, जब 7 से हमारा छोटा होगा तो अम्लीय होगा, और जब 7 से हमारा बड़ा होगा तो कैसा होगा, तो हमारा विलयन क्षारीय होगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारा शरीर होता है इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच में होता है। पीएच के बीच का कार्य करता है। अगर इससे कम होगा तो हानिकारक है, और इससे अधिक होगा तो भी हमारा हानिकारक है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 और 7.8 के बीच में। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब हमारे वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो कैसा हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है, और जो कि बहुत ही नुकसानदायक होती है अम्लीय वर्षा। फिर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दोनों का
दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक ऐसा होता है जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो दांत हैं उसमें कुछ खट्टा खट्टा लगने लगता है, जिससे क्या हमें पता चलता है कि ये अम्लीय है, और इसीलिए हम मंजन करते हैं, जिससे कि हमारे जो दांत हैं उसमें क्षय रोग न लगने पाए और अम्लीय दूर हो जाए। मंजन से क्या होता है, इसमें हमारा दांतों का क्षय या अम्लता दूर होती है। फिर मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। कैसा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण ज्वलन व दर्द उत्पन्न होता है। ये जो मेथेनोइक अम्ल होता है ये हमारी जो मांसपेशियां होती हैं इनको नष्ट करने लगता है। मेथेनोइक अम्ल उनको नष्ट करने लगता है, इसीलिए हमें ज्वलन या दर्द उत्पन्न होती है। इसीलिए इसमें जब कोई मधुमक्खी डंक लगाती है तो इसमें क्या मंजन लगाने से क्या होगा, हमारा अम्ल दर्द, ज्वलन या दर्द कम हो जाएगी। जैसे जब हमारे दांतों में मंजन करते हैं ना अम्लता को दूर करने के लिए, वैसे ही इसमें भी लगा सकते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। जो हमारे पौधे हैं ना इनके लिए भी जमीन का जो मिट्टी है ना इसका भी एक पीएच मान होता है, जो कि प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग होता है। सबके लिए, गेहूं के लिए अलग होता है, धान के लिए अलग होता है। सब फसलों का एक निश्चित पीएच मान होता है, जो कि उस पर उनकी उपज बहुत अच्छी होती है। फिर लवण अम्ल। लवण क्या होता है? लवण हमारा अम्ल व क्षारक के मिलने से लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल हमारा क्या है? HCl है। क्षारक हमारा क्या है? NaOH है। इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो हमारा लवण क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण और जल बनेगा। फिर लवणों से रसायनों का निर्माण। और हमारे जो लवण कुछ दिए गए हैं यहाँ पे NaCl2, HCaCl2, CuSO4, KCl, ये हमारे क्या है? लवण है। लवण से रसायनों का निर्माण। यहाँ पे हमें कुछ लवणों से रसायनों का निर्माण को समझाया गया है, जैसा कि नीचे दिए गए हैं। कौन कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, गंधक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा। और 5वें नंबर पे क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब के निर्माण और कुछ गुणों के बारे में चर्चा की जा रही है। तो पहला हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? NaOH का निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे कि जब हम क्या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? हमारा टूट जाता है और क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसका जो कि हमारा नीचे समीकरण दिया गया है, NaCl, सोडियम क्लोराइड और प्लस जल H2O को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जो हमारे अभिक्रिया करने पर जो एनोड पर प्राप्त होता है वो क्या होगा? हमारा एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कैथोड के पास में ही NaOH का विलयन बनता है। कैथोड के पास में NaOH का विलयन हमारा प्राप्त होता है। फिर हम इसके कुछ उपयोगों के बारे में
चर्चा करेंगे। उपयोग क्या है हमारे हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस के और NaOH के। जो यहाँ पे कुछ उल्टा दिया गया है, यहाँ पे हमारा ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, जल की स्वच्छता करता है, स्वच्छ करता है और PVC के रूप में यूज किया जाता है। हमारा क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता PVC के लिए, और हाइड्रोजन गैस क्या है, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में, क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता की। और NaOH का ग्रीस हटाने के लिए, इसको NaOH को ग्रीस को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और साबुन व कागज बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर आगे बात करते हैं विरंजक चूर्ण की, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2 होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल्टवेज पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बुझे हुआ चूने का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल्टवेज। ये क्या है? हमारा बुझा हुआ चूना है। क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH में क्या मिलाएंगे? क्लोरीन गैस मिलाएंगे। CaOH का होल्टवेज में क्लोरीन गैस मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? CaOH का CaOCl2 प्लस H2O। CaOCl2 क्या है? हमारा विरंजक चूर्ण है, और जल प्लस हमारा जल का निर्माण होगा। फिर इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। इनके उपयोग क्या है? हमारे विरंजक चूर्ण के उपयोग कौन कौन से हैं? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए जो हमारा उपयोग है विरंजक चूर्ण के, वस्त्र के उद्योग में और कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी में विरंजन चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और पीने के पानी में रोगाणु नाशक के रूप में, जो हमारे पानी होता है, इसमें जो कीटाणु पड़ जाते हैं, इनको कीटाणु को नष्ट करने के लिए, गंदगी को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इससे पानी हमारा साफ हो जाता है और जितने कीटाणु होते हैं उनको सबको नष्ट कर देता है। और कागज फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, और वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है इसका, विरंजक चूर्ण का। फिर आगे 3 नंबर पे क्या है हमारा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 बेकिंग सोडा। यह एक दुर्बल संक्षारक है। यह कैसा संक्षारक है? संक्षारक है, और एक ऐसा है दुर्बल संक्षारक है। संक्षारक मतलब ज्वलनशील। इसको बनाने की अभिक्रिया क्या है? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3। इनको जब आपस में मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है। NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है। फिर खाना पकाते समय गर्म करने पर, अगर इसको हम खाना पकाते समय गर्म करने पर क्या होता है? NaHCO3 को, बेकिंग सोडा को Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इन 3 ग्रुप में उत्पाद तैयार करते हैं। जब खाना बनाते समय इनको गर्म किया जाता है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर क्या होता है? इसमें Na2CO3 बनेगा और जल बनेगा और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, बेकिंग सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। फिर इसके उपयोगों को देखते हैं, उपयोग कौन कौन से हैं इनके। बेकिंग सोडा NaHCO3 के उपयोग क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने के बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल, इससे क्या होता है, बेकिंग सोडा और प्लस टार्ट्रिक अम्ल बनता है। यह एसिटेट एंटासिड का एक संघटक है। यह एक एंटासिड का एक संघटक है और यह कैसा है, अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। यह अग्निशामक में उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा। यह कैसा है, एक दुर्बल संक्षारक है। बेकिंग सोडा हमारा एक दुर्बल संक्षारक है। यह इसको बनाने की क्रिया क्या है, खाना पकाते समय गर्म करने पर NaCO3 और Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में यह टूट जाता है और NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3 को आपस में मिलाने पर क्या बनेगा, NH4Cl प्लस NaSCO3 का निर्माण होता है। फिर इसके उपयोग हमारे कौन कौन से हैं, जो निम्नवत लिखे हैं। फिर धोने का सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। इसका निर्माण कैसे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जो धोने का सोडा है Na2CO3.10H2O है, उसको कैसे प्राप्त करते हैं, Na2CO3 में हाइड्रोजन के 10 अणुओं को 10 अणुओं को मिलाने पर हमारा क्या बनता है, Na2CO3.10H2O का हमारा निर्माण होता है। फिर इसके उपयोग क्या है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग कांच में और साबुन और कागज, इन सब उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है, घरों में सफाई के लिए, और इसका घरों में सफाई के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है, धावन सोडा जैसे इसका नाम भी है, धोने का सोडा। और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको भी हटाने के लिए धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, धावन सोडा, धोने का सोडा। फिर आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, जिसको हम POP भी कहते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं, CaSO4.12H2O। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, जिप्सम को 273 केल्विन या 373 केल्विन पर या फिर 200 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर इसका निर्माण होता है। इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। अगर इसको फिर से जल में मिलाएं तो हमारा क्या फिर से बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। इसकी क्रिया क्या है, CaSO4.12H2O प्लस 1.5 मात्रा में H2O मिलाने पर क्या बनेगा, CaSO4.2H2O। इसको जब फिर से जिप्सम दिया है, हमारा जिप्सम में जब इसकी 1.5 मात्रा 1 से ही 1/2 मात्रा और जिप्सम में अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा जिप्सम बनके तैयार हो जाएगा। और फिर अगर जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पे गर्म करेंगे, जब पुनः गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा।
जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को मिलाने पर हमारा जिप्सम बनता है। आओ हम इसके देखते हैं उपयोग क्या है। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए जो हाथ पैर टूट जाते हैं उन पर प्लास्टर चढ़ता है, जो चढ़ाया जाता है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। जो हड्डी टूट जाती है उनको स्थिर रखने के लिए उनके ऊपर क्या प्लास्टर चढ़ाया जाता है। फिर अगला क्या है हमारे खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में, खिलौने तथा सजावट के सामान बनाने में और इसको क्या मूर्ति बनाने में भी उपयोग किया जाता है और दीवार की सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिप्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, इसको हम कहते क्या है, पीओपी भी कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और फार्मूला होता है CaSO4.12H2। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है और इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर जिप्सम बन जाता है। अगर पीओपी में हम जल को मिलाएंगे तो क्या हमारा जिप्सम बनेगा और जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे या 200 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, 100 सेंटीग्रेड पर इसको जब 100 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे और 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पीओपी बनेगा और जल बनेगा। और अब इसका उपयोग क्या है, वही टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में और दीवार की सतह को चिकना बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं क्रिस्टलन का जल कैसा होता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निहित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण CuSO4.5H2। इसमें क्या इसमें 5 जल के कितने अणु हैं, इसमें जल के 5 अणु हैं। थैंक यू सभी प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। जय हिंद।